साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचरशिप में। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी में जो एक नया टॉपिक जुड़ा है 13th नंबर की यूनिट में, जिसका नाम है सेफ एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ये नया टॉपिक जुड़ा है, इसका मतलब ये है कि बहुत चांसेस है कि हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपने अभी तक यूट्यूब में जितने भी वीडियोस देखे होंगे उससे ये हटकर होने वाला है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट। क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, और आजकल जो है टीचर्स भी यूट्यूब और एआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ जो है बच्चों को देते हैं, और बच्चे भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, एआई के माध्यम से जानकारियाँ लेते हैं। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, कैसे हम बच्चों को सेफ और एप्रोप्रिएट डिजिटल कंटेंट दे सके और साथ ही साथ हम खुद ही सेफ और एप्रोप्रिएट डिजिटल कंटेंट ले सकें। तो चलिए इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा। बहुत से साथियों कमेंट आता है कि सर स्पीड ज़्यादा होता है, कि किसी को स्लो लगता है। तो आप सभी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी कंटेंट मिलेंगे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। लेकिन आप लोग बाइलिंगुअल हो, इसलिए आपके लिए हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में भी जानकारी बना देते हैं। कभी कभी समझने में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होता है। आज मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाऊँ आपको और टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करूँ। किसी को स्पीड ज़्यादा स्लो लगे तो 1.25x में लगा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो डिजिटल कंटेंट रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन, मीडिया और डेटा दैट इज पब्लिश्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल कंटेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, मीडिया हो गया, डेटा हो गया, जिसको हम पब्लिश करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्मेट में। इट इज़ रीडेबल होता है एंड एग्जीक्यूटेबल होता है बाय डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। जो भी डेटा हम लोग पब्लिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या स्टोर करके रखते हैं, वो सभी क्या होता है, सभी के द्वारा रीडेबल होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है। मतलब उसको हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, हम लोग उसको पढ़ने योग्य बनाते हैं और निष्पादन भी करते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन के माध्यम से। तो ये इसका मीनिंग हो गया। आगे देखते हैं टाइप्स या कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंटेंट। कितने टाइप्स के डिजिटल कंटेंट होते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंटेंट। कितने टाइप्स के हमारे डिजिटल कंटेंट हमको मिलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में। जो डिजिटल कंटेंट हमको टेक्स्ट फॉर्म में मिलते हैं उसको हम लोग टेक्स्ट कंटेंट बोलते हैं। जैसे कि रिटर्न इन्फॉर्मेशन, जिससे हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे आजकल ई बुक होता है, ब्लॉग्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, ये सभी क्या है, हमारे टेक्स्ट वाले डिजिटल कंटेंट हो गए। दूसरे होते हैं ऑडियो वाले। ऑडियो वाले कहने का मतलब ये है जिसमें हम साउंड रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम लोग सुनते हैं और नॉलेज को लेते हैं या अपलोड करते हैं या एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाते हैं, पॉडकास्ट आ जाते हैं, ऑडियो बुक्स आ जाते हैं, वॉइस नोट्स आ जाते हैं। ये सभी क्या है, हमारे ऑडियो डिजिटल कंटेंट हो गए हैं। तीसरा होता है वीडियो वाले, जिसमें हम लोग विजुअल मूविंग कंटेंट देखते हैं। जैसे कि हम लोग एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, और आजकल ऑनलाइन जितने भी क्लासेस होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, वीडियोस के फॉर्म में होते हैं। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ हमारे कंटेंट होते हैं किस में होते हैं, इमेज फॉर्म में होते हैं। जैसे कि स्टैटिक विजुअल एड्स, जैसे इन्फोग्राफिक। आजकल इन्फोग्राफिक का बहुत ज़माना है, आपको एक पेज में बहुत से प्रकार के जानकारी मिलने वाला आपको कंटेंट मिल जाते हैं। चार्ट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, सभी किस में आ जाते हैं, इमेजेस वाले डिजिटल कंटेंट में आ जाते हैं। एक होता है और इंटरेक्टिव मीडियास, कहने का मतलब हो गया जहाँ पे कंटेंट रिक्वायरिंग यूज़र इनपुट, जहाँ पे हम लोग को यूज़र का इनपुट चाहिए रहता है। जैसे कि आपको कोई भी जानकारी मिल रहा है, वहाँ पे यूज़र्स भी क्या कर सके, उसमें अपना हस्तक्षेप कर सके। जैसे क्विज वगैरह होता है, सिमुलेशंस होते हैं, गेम्स होते हैं, इसमें क्या है, यूज़र्स भी अपना क्या है कंटेंट दें। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्विज दिला रहे हैं तो हम लोग ABCD ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरेक्टिव मीडियास बोला जाता है। अगला इसी में ऐप, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे शैक्षिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जैसे आजकल बहुत से चैनल्स हो चुके हैं, बहुत से एप्लीकेशन हो चुके हैं, जहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों का पढ़ाई कराया जाता है। तो ये सभी क्या हो गए, डिजिटल कंपोनेंट्स हो गए, कंटेंट हो गए। इनके इतने टाइप्स के होते हैं आजकल। आगे देखते हैं पेडागोजिकल पॉइंट।
पेसिव रिसेप्शन वर्सेस एक्टिव क्रिएशन। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो है हम लोग क्या कहते हैं, पेसिव रिसेप्ट करते हैं। पेसिव कहने का मतलब निष्क्रिय होकर के ग्रहण करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग एक्टिव क्रिएट करते हैं, खुद से बनाते हैं। पैसिव रिसेप्शन का मतलब क्या है, स्टूडेंट मेरली वॉच अ वीडियो और रीड टेक्स्ट, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। छात्र केवल वीडियो देखते हैं या पाठ पढ़ते हैं, तो ये किस में आ जाता है, पेसिव रिसेप्शन में। जैसे वीडियो देखते हुए या पाठ पढ़ते हुए हम लोग इसमें कम एक्टिव होते हैं। कुछ चीज़ें होते हैं जिसमें हम लोग सक्रिय होकर हम लोग नॉलेज को बनाते हैं। जैसे सक्रिय निर्माण में क्या क्या चीज़ें आ जाते हैं, स्टूडेंट यूज डिजिटल टूल्स टू क्रिएट देयर ओन प्रेजेंटेशन, ब्लॉग्स और पॉडकास्ट। हायर ऑर्डर थिंकिंग, इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग का यूज़ होता है, जिसमें क्या कहते हैं, बच्चे खुद एक्टिव होकर के अपना प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं या पॉडकास्ट बनाते हैं। तो ये सभी किस में आ जाते हैं, एक्टिव क्रिएशन कहलाते हैं। तो ये कुछ पेडागोजिकल पॉइंट्स हो गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ रहे हैं, तो हमको सभी जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हमको ज़्यादा टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है। हमारे जो स्कूल हैं, हम बच्चों के लिए और हमारे लिए क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, इसको हमको पेडागोजी से रिलेट करते हुए पढ़ना होगा। आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंटेंट। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ई बुक्स, डिजिटल वर्कशीट हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, इंटरेक्टिव क्यूजेस होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, एजुकेशनल ऐप्स होते हैं। सभी को हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। तो ये हमारे डिजिटल कंटेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इसमें से किसी एक को हटा करके पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है, या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें इसके अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन दे देंगे, कौन सा नहीं, ऐसा टाइप का पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ के, जैसे कि लेसन का नाम ही है सेफ एंड एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिजिटल कंटेंट। तो यहाँ पे सेफ का मतलब क्या हुआ और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस है। जैसे सेफ का बोला जाता है सुरक्षित उपयोग से है, कि हम बच्चों को या फिर खुद एज अ टीचर या एज अ लर्नर हम लोग कैसे कोई भी डिजिटल कंटेंट है उसको हम लोग सेफली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये किसके बारे में बात करेगा, डील करेगा सेफ यूज़ के बारे में। जैसे कि प्रोटेक्ट द लर्नर, यहाँ पे जो सीखने वाला है उसको कैसे बचाया जा सकता है। और एप्रोप्रिएट यूज़ में क्या होता है, उपयुक्त उपयोग, कि सेलेक्ट द राइट कंटेंट। और सेफली के साथ साथ क्या हो कि बच्चे जो हैं सही कंटेंट को कैसे ग्रहण कर सके, उसके लिए क्या है, ये एप्रोप्रिएट यूज़ है। तो क्या प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ों को हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म्स, सुरक्षा, नुकसान से सुरक्षा दे सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डेटा का भी सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो खुद की जानकारी है, सुरक्षा है, वो हमारा क्या है, लीक ना हो। दूसरा प्राइवेसी मेंटेन, अपनी गोपनीयता बनाए रखना हो। और साइबर सेफ्टी, लूट वूट से बचने के लिए, तो साइबर सेफ्टी ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, सेफ यूज़ में। एप्रोप्रिएट यूज़ के बारे में बात करें तो जो कुछ कंटेंट हम ले रहे हैं वो रिलेवेंस टू गोल्स, हम जो भी जिस लक्ष्य से हम कंटेंट ले रहे हैं उसके लिए वो प्रासंगिक है नहीं है कि नहीं है, उसके बारे में सिखाना जरूरी है। एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो सटीक है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जानकारी ले रहे हैं और वो सटीक नहीं है, और हमारे जो कंटेंट है उसमें फिट बैठता ही नहीं, ऐसा ना हो। एज अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, आयु उपयुक्तता होना चाहिए। सुटेबिलिटी फॉर कॉग्निटिव लेवल, ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग को वो जो है मशीन की तरह बनाए, हमारे जो संज्ञानात्मक विचार को भी, संज्ञानात्मक स्तर को भी बढ़ावा दे और उसके स्तर का भी हो। ये चीज़ें क्या हो गए, एप्रोप्रिएट यूज़ में आ गए। एग्जाम टिप में देखते हैं क्या क्या चीज़ें। रिमेंबर द डिस्टिंक्शन, अ हाईली एक्यूरेट साइंटिफिक पेपर ऑन एनाटॉमी इज सेफ बट इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट ड्यू टू कॉग्निटिव लेवल मिसमैच। जैसे कि एक हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ें जो है एक्यूरेट हो सकता है, जैसे कि हम लोग मान लो पढ़ा रहे हैं कि साइंटिफिक पेपर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी के बारे में कहने का मतलब है कि जो बॉडी का हमारे जो इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, उनके फंक्शन को पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो ये क्या है, एक्यूरेट हो सकता है, हाईली एक्यूरेट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा सटीक हो सकता है जानकारी। लेकिन बच्चों के एज के, आप फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रहे हो इंटरनल ऑर्गन के बारे में, ये कैसे हार्ट कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, जो कि इतने सारे टर्मिनोलॉजी वर्ड्स आएंगे तो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये क्या बोल सकते हैं, हाईली एक्यूरेट हो सकता है लेकिन एज के अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं डिजिटल कंटेंट की, उसके बारे में देखते हैं। और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग होता है, एक्टिवली इंगेजेस स्टूडेंट थ्रू सिमुलेशंस एंड क्विजेस। सिमुलेशंस और क्विज के माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता है, हम लोग इंगेज करके रख सकते हैं। यूजिंग ए डिजिटल मैथ क्विज वेयर स्टूडेंट गेट इंस्टेंट पॉइंट, ऐसे जैसे डिजिटल कंटेंट का क्विज लिया जा रहा है और वहाँ पे बच्चे जो हैं इंस्टेंट पॉइंट्स पा रहे हैं। तो ये क्या है, पहला हम लोग का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। इंटरेक्टिव लर्निंग होता है, सेल्फ पेस्ट करने का मतलब है कि बच्चे जो है अपने स्वगति के माध्यम से सीखेंगे,
चाहे तो स्टूडेंट कैन पॉज, वहाँ पे रुक भी सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, एंड लर्न एट देयर ओन स्पीड। हर बच्चों का सीखने का स्पीड अलग अलग होता है, कोई फास्ट सीखता है, कोई स्लो मोशन में सीखता है। तो फास्ट वाले फास्ट मोड पे सीख सकते हैं, स्लो वाले उसको रिवाइंड करके फिर से प्ले करके या फिर कम स्पीड में देख करके सीख सकते हैं। तो इसमें सेल्फ पेस्ड लर्निंग में हेल्प करता है। मल्टीमीडिया लर्निंग होता है, इसमें मल्टीमीडिया लर्निंग में कहने क्या मतलब है कि दृश्य, श्रव्य और गतिज तत्वों को जोड़ना। मतलब बच्चे जो है सुनते भी हैं, देखते भी हैं और खुद से अपना जो मोशंस है उसको भी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत से प्रकार का इनपुट मिलता है। एक बच्चा ग्रहण करने वाला है, जितने प्रकार के उनको इनपुट मिलेंगे, जैसे सुनना, देखना, बोलना, तो इस तरीके से अगर बहुत सारे इनपुट मिलते हैं तो चीज़ें जो है बहुत समय तक याद भी रहते हैं। कोलाबोरेशन, सहयोग बढ़ता है। स्टूडेंट वर्क्स टुगेदर ऑन शेयर डॉक्यूमेंट, जो भी शेयर डॉक्यूमेंट है उसमें साथ में काम करते हैं, जिससे सहयोग की भावना बढ़ती है। डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग, विभेदित अधिगम, विभिन्न अधिगम क्षमताओं के लिए सामग्री को अनुकूलित करना होता है। कस्टमाइज कंटेंट फॉर डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़, इसमें क्या है, एक व्यक्तिगत जो भी बच्चे हैं सबका अलग अलग तरीका होता है सीखने का, तो सभी बच्चों के सीखने के तरीकों को शामिल करते हुए हम उनको अलग अलग प्रकार के विभेदित अधिगम करा सकते हैं। विभेदित कहने का मतलब एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हुए, जो ज़्यादा सीखने वाले हैं उनको जल्दी जल्दी इनपुट दे सकते हैं, और जो स्लो सीखने वाले हैं उनको अलग अलग तरीके से इनपुट दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ पेडागोजिकल टूल नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द टीचर, जो भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल वो केवल पेडागोजिकल टूल है, साधन है, केवल साधन है, ये टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, टीचर को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। शिक्षक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एजुकेशनल लाइफ में, तो उनको रिप्लेस करने का मकसद नहीं होता है। डिजिटल लिटरेसी बोल सकते हैं कि ये साक्षरता के बारे में बात करता है, डिजिटल साक्षरता के बारे में बात करता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे आजकल एआई का ज़माना है, हम लोग डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको जानकारी भी होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, और उसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी हो कि कैसे यूज़ करना है, कैसे उससे बचा जा सकता है, तो उस सभी चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। डिफिनेशन देखते हैं, द एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इफेक्टिवली, क्रिटिकली, सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उसको हम लोग प्रभावी तरीके से सीखें, आलोचनात्मक रूप से सीखें, सुरक्षित सीखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीखें। कहने का मतलब है पूरी जिम्मेदारी के साथ सीखें। क्रिटिकली कहने का मतलब है आलोचनात्मक, मतलब क्या चीज़ें सही है, क्या कंटेंट गलत है, इस चीज़ का भी जानकारी होना चाहिए। सब किसके अंदर आ जाते हैं, डिजिटल लिटरेसी के अंदर आ जाते हैं, डिजिटल साक्षरता के अंदर आ जाते हैं। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता कि ओनली नोइंग हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। डिजिटल लिटरेसी का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि हम लोग कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, कि मोबाइल चलाना आता है कि नहीं आता है, कि टैबलेट चलाने आता है कि नहीं आता, इससे मतलब नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, इवोल्यूशन मूल्यांकन करना आना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही, क्या चीज़ें गलत है। सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी पूर्वक किसी चीज़ को यूज़ करना, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल साक्षरता के बारे में हो गया। डिजिटल लिटरेसी का प्रोसेस कैसे होता है देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उस डिजिटल लिटरेसी का प्रोसेस होता है, पहुँच होना चाहिए डिजिटल चीज़ों का, समझ होना चाहिए कि कैसे हम लोग को एक्सेस करना है, मूल्यांकन करना आना चाहिए, और हमको निर्माण करना भी आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और साथ ही साथ सुरक्षा को भी बनाए रखना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग को किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है तो उस जानकारी तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब जो जानकारी ले रहे हैं उसका समझ भी बनना आना चाहिए, ये डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत आ रहे हैं। हमको मूल्यांकन करना भी आना चाहिए, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, और साथ ही साथ मूल्यांकन कर ले तो हमको खुद बनाना भी आना चाहिए डिजिटल कंटेंट, और उसके साथ भी कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। जो भी कंटेंट बनाए हैं उसको लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। और लास्ट क्या है, सुरक्षा। सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित भी रहना जरूरी है। तो ये डिजिटल लिटरेसी का कुछ प्रोसेस हो गया, कितने स्टेप में, 6 स्टेप में। आगे देखते हैं, डिजिटल सिटीजनशिप भी होता है। जैसे हम लोग साक्षर होते हैं, साक्षरता देख लिया, डिजिटल साक्षरता। अब नागरिकता देखेंगे, एक हम लोग डिजिटल नागरिक कैसे बन सकते हैं। जैसे समाज में सभी नागरिकों का अलग अलग दायित्व होता है। जैसे समाज में एक अच्छा नागरिक कौन कहलाता है, जो एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को मदद करे, और साथ ही साथ एक दूसरे का जो भी गोपनीयता है उसको बनाए रखे, तो वो क्या कहलाते हैं, डिजिटल सिटीजनशिप कहलाते, एक अच्छा नागरिक कहलाता है। वैसे ही डिजिटल सिटीजनशिप होता है कि हम डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी एक नागरिकता हमको दिखाना आना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि डिजिटल सिटीजनशिप रिफर्स टू रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। रिस्पॉन्सिबल मतलब हमको अपने जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है,
बाय एनी वन हु यूजेस कंप्यूटर्स द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस। जो कोई भी कंप्यूटर्स का यूज़ करें, इंटरनेट का यूज़ करें, डिजिटल डिवाइस का यूज़ करें, उनको क्या करना आना चाहिए, उस सभी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना आना चाहिए। जैसे पहला दिया हुआ है रेस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन। जैसे हम लोग ऑनलाइन चीज़ें हम लोग पोस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को कमेंट कर रहे हैं, तो उनको हमको क्या करना चाहिए, उनके उनके औरों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरों की गोपनीयता या फिर अपनी गोपनीयता की रक्षा भी करना आना चाहिए। कम्युनिकेट रिस्पॉन्सिबिली, जिम्मेदारी से संवाद करें। ऐसा नहीं कि बातचीत करते समय हम कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी को हर्ट हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है, हम अपनी बातें रख दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वेरीफाई इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग, और कोई भी चीज़ें हम लोग हमारे पास आया उसको शेयर करते हैं ग्रुप्स वगैरह में, एक दूसरे को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, तो शेयर करते समय हमको जो भी जानकारी मिल रहा है वो सही है कि नहीं है, उसके बारे में सबसे पहले वेरीफाई करना आना चाहिए, उसके बाद ही हमको शेयर करना चाहिए। कुछ भी हम लोग फेक चीज़ें हमको मिला और उसको शेयर करते जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कोर वैल्यूज़ क्या बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहिए, प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए, एथिक्स मतलब वैल्यू को समझना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना है और क्रिटिकल थिंकिंग का भी ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ें क्या बनाता है, हमको एक अच्छा डिजिटल सिटीजनशिप बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है, किसमें, डिजिटल के वर्ल्ड में। रिस्क एंड डेंजर्स ऑफ डिजिटल कंटेंट, जो भी रिस्क और डेंजर्स उसके बारे में देखते हैं, क्या क्या समस्याएं पैदा भी करते हैं डिजिटल कंटेंट है। इन एप्रोप्रिएट कंटेंट, मटेरियल नॉट सुटेबल फॉर द चाइल्ड्स एज और मेच्योरिटी, चाइल्ड्स के जो उम्र है या मेच्योरिटी है उनके हिसाब से जो भी कंटेंट उनको विषय वस्तु मिल रहा है वो इनएप्रोप्रिएट हो सकता है। इनएप्रोप्रिएट मतलब उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि आजकल चीज़ें जो है बहुत जल्दी बनाया जा सकता है और एक दूसरे तक पहुँच भी जाता है। एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ एंड डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिजिटल कंटेंट के पीछे पड़े रहने से क्या होता है, हम लोग का जो एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, डिस्ट्रक्शन है, वो बढ़ जाता है। साइबर बुलिंग हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है यूजिंग डिजिटल मीन्स, इसके बारे में अभी और देखेंगे। साइबर बुलिंग, फिशिंग के बारे में आगे देखेंगे। प्राइवेसी रिस्क हो सकता है, अनइंटेंशनली शेयरिंग ऑफ पर्सनल डाटा, हम लोग चाहते हुए अनचाहा तरीके से भी अपना पर्सनल डाटा कभी कभी शेयर कर देते हैं। फिशिंग एंड स्कैम हो सकता है, फिशिंग और स्कैम के बारे में आगे देखेंगे क्या चीज़ें हैं दोनों। प्लेजिरियम्स एंड कॉपीराइट के बारे में भी आगे देखेंगे, दोनों चीज़ों का भी खतरा दिखाई देता है। प्लेजिरियम मतलब होता है साहित्यिक चोरी, और कॉपीराइट तो आप सभी जानते होंगे। डीप फैक्ट्स, आजकल एआई का ज़माना है, तो डीप फैक्ट्स किसी का भी फेस को हम लगा करके कुछ भी वीडियोस बनवा सकते हैं या फोटोज़ को वायरल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे खतरे के रूप में सामने आते जा रहे हैं। परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी हम लोग पोस्ट किए तो उसके पीछे हम लोग का क्या है, कुछ जानकारी डेटा छूट जाना, ये सभी के बारे में अभी और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रिस्क डिपेंडेंसी फैक्टर, रिस्क किसके ऊपर डिपेंड्स, किसके कौन से फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट हो सकता है, पर्पस, ड्यूरेशन, एज, सुपरविजन, हैबिट्स, ये सभी के बारे में, ये सभी से रिलेटेड होता है रिस्क डिपेंडेंसी। ये सभी के कॉम्बिनेशन से चलता है कि कंटेंट कैसा है, पर्पस कैसा है, कितने समय तक देख रहे हैं। कोई अच्छा कंटेंट ही देख रहे हैं लेकिन बहुत समय तक देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो भी दिक्कत हो सकता है। एज, सही एज के लिए है कि नहीं है। सुपरविजन, कितना सुपरविजन मतलब निगरानी की, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स की निगरानी में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये भी मायने रखता है। और आदत कितनी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिजिटल कंटेंट यूज़ करते करते हम इतने ज़्यादा खो गए कि हम बाहरी किताबों के माध्यम से भी सीखना छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसी को तो उससे क्या होगा, कोई भी हम ये किसके कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं ये देखते हैं हम लोग। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिला हमको, गलत जानकारी मिला, उससे क्या होगा, हम गलत समझ बनाएंगे, और गलत समझ बनाएंगे मतलब जो कुछ भी हम डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, गलत डिसीजन ही लेंगे। तो ये ऐसा इसका इम्पैक्ट दिख सकता है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन के चलते। तो ध्यान से हमको कंटेंट को लेना भी आना चाहिए। बिफोर यू शेयर करने से पहले कुछ चीज़ें चेक लिस्ट हमको बनाना आना चाहिए। चेक द सोर्स, कुछ भी चीज़ शेयर करें सबसे पहले क्या करना है, चेक द सोर्स, कहाँ से जानकारी मिला है, क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके बारे में देखना चाहिए। चेक द डेट, तारीख क्या है, किस तारीख का है वो। वेरीफाई बिफोर शेयरिंग, और साझा करने से पहले क्या करना चाहिए, हमको वेरीफाई करना चाहिए। टीचर्स के रोल क्या हो सकते हैं, टीच क्रिटिकल इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना, जो भी डिजिटल कंटेंट उसका मूल्यांकन करना आना चाहिए बच्चों को।
कैसे जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो सही है कि गलत है, उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में मूल्यांकन करना आना चाहिए बच्चों को। मॉडल फैक्ट चेकिंग करने के लिए एक मॉडल की तरह काम करना चाहिए कि कैसे हम लोग कोई भी चीज़ें हैं उसका फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं, किस माध्यम से कर सकते हैं, इसके मॉडल के तौर पे पेश आना चाहिए टीचर्स को। एंड डिस्कस एआई फेक न्यूज़ इन द क्लासरूम, कैसे आजकल एआई के माध्यम से फेक न्यूज़ फैलाया जाता है उसके बारे में भी बच्चों से क्लासरूम में क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो ये टीचर्स का रोल हो गया। आगे देखते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू बुली अ पर्सन टाइपिकली बाई सेंडिंग मैसेजेस ऑफ एन इंटीमिडेटिंग और थ्रेटनिंग नेचर। किसी व्यक्ति को डराने या धमकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। किसी हम लोग मान लो किसी का वीडियोस वगैरह या गलत तरीके से बना दिए, अब उसको हम लोग किसी बच्चे को बुली कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनके माध्यम से उनको डराने का कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ें वसूला जा रहा है, तो क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। अगर कोई बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार होता है, कोई बच्चा या फिर कोई हमारे आसपास, तो हमको क्या करना चाहिए? मान लो कोई बच्चा उत्पीड़न हुआ है, किसी के साथ हरासमेंट हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही गलती होगा, तुम अपने गलती के चक्कर में फंसे हो, ऐसा बोल के डांटना नहीं चाहिए। सपोर्ट करने के बाद उस चीज़ का रिपोर्ट करना चाहिए आसपास के जो हम लोग को साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं या फिर पुलिस स्टेशन होते हैं, साइबर सेल होते हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए। और रिपोर्ट करने के बाद क्या करना चाहिए? उसके आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो ये तरीके हैं साइबर बुलिंग, अगर किसी अपने आसपास होते हैं तो उनके साथ कैसे डील किया जा सकता है। टीचर्स के रोल क्या क्या है, क्या क्या नहीं करना चाहिए? टीचर को पीड़ित को कभी भी दोष नहीं करना चाहिए। सेम द स्टूडेंट पब्लिकली, छात्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करना चाहिए कि तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो उसको क्लास के सामने नहीं बोलना चाहिए। इग्नोर द कंप्लेंट, कभी भी कोई बच्चे जो हैं साइबर बुलिंग का शिकायत लेके आते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चों के बीच में आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप हो और वो बच्चे जो है एक दूसरे को चिढ़ाते हों, तो ये भी क्या है? साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। तो टीचर्स को ऐसे चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिशिंग एंड स्कैम्स क्या होते हैं? फिशिंग इज अ साइबर क्राइम वेयर टारगेट्स आर कॉन्टेक्टेड बाई ईमेल्स, telephones or text messages by someone posing a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग ऐसे समझते हैं जैसे हम लोग मछली को पकड़ने के लिए क्या बिछाते हैं? जाल बिछाते हैं। तो ऐसे ही जाल बिछाना क्या हो गया? जैसे ये मछली है तो हम लोग क्या कहते हैं? जाल बिछाना मतलब कोई चीज़ का लालच दे करके किसी को क्या करते हैं? उसमें फंसाने का कोशिश किया जाता है। तो जैसे कि ये जो चारा है किसके माध्यम से आता है? फिशिंग जो भी हम लोग का जो जाल है किसके माध्यम से आता है? ईमेल के माध्यम से आता है, टेलीफोन के माध्यम से आता है, टेक्स्ट मैसेज के आता है या अननोन लिंक के माध्यम से आता है। अब उसको जैसे इस लिंक को शेयर करें और पाइए 500 रुपये इनाम। मोदी सरकार ने 15 वर्ष के पूर्ण होने पे सभी को दिया 299 रुपये के रिचार्ज का ऑफर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं साइबर बुलिंग के एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कोई अननोन लिंक आया, अब उसको अगर हम लोग शेयर करते हैं या फिर टच करते हैं तो हमारे जो पर्सनल डेटा है उनके पास चला जाता है और उस पर्सनल डेटा का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? वो हमसे साइबर ठगी कर सकते हैं या फिर हमारे कुछ पर्सनल डेटा है उसका चोरी कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको देख करके पता चल जाना चाहिए और इस चीज़ों को हमको बताना आना भी चाहिए बच्चों को, क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं जिसमें हमको ध्यान देना चाहिए। कोई भी अननोन लिंक्स आ रहा है तो उसको टच नहीं करना चाहिए। अर्जेंट पासवर्ड रिक्वेस्ट आ रहा है इसको हमको नहीं देना चाहिए। फेक रिवॉर्ड या लॉटरी का हमारे पास मैसेजेस आ रहा है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। OTP का रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये सभी चीज़ें क्या है? इंडिकेटर्स हो सकते हैं फिशिंग के। इम्पर्सोनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, किसी का धमकाने का कुछ चीज़ें आ रहे हैं तो ये सभी चीज़ क्या हो सकते हैं? एक फिशिंग का जाल हो सकता है, फिशिंग हो सकता है। तो क्या करना, क्या स्टेप क्या फॉलो करना है? हमको कोई भी चीज़ ऐसा लिंक आता है रुकना है, फिर स्टॉप करना है, फिर चेक करना है कि चीज़ें है कि नहीं है, फिर वेरीफाई करना है। ऑनलाइन जा करके वेरीफाई कीजिए कि इस ट्रिप के ऑफर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस ट्रिप की चीज़ें सही है कि गलत है। उसके बाद क्या करना है? हमको एक्शन लेना है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? फिशिंग के से बचने के कुछ तरीके हैं। प्राइवेसी एंड डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? प्राइवेसी मतलब होता है गोपनीयता, सभी जानते होंगे। यूज़र शुड नेवर अननेसेसरली शेयर, कभी भी यूज़र को बिना मतलब कि क्या अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। फ़ोन नंबर एड्रेस को भी नहीं शेयर करना चाहिए। व्यक्तिगत तस्वीरें हैं इसको नहीं शेयर करना चाहिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी शेयर नहीं करना चाहिए। और तो
अपना खुद का लाइव लोकेशन भी शेयर नहीं करना चाहिए। सभी क्या है, हमने हमारे गोपनीयता को भंग कर सकता है, हमारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है कहीं पे ठगी के लिए। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल पदचिह्न बोलते हैं जिसको। जैसे हम लोग कहीं पे चलते हैं, जैसे मान लो रेगिस्तान में चल रहे हैं, तो वहाँ पे चलेंगे, तो चलने के बाद वहाँ से चले भी जाते हैं तो हमारा क्या है, फुटप्रिंट वहाँ पे छूट जाता है, हमारे कदमों के निशान छूट जाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग कोई चीज़ें पोस्ट करते हैं इंटरनेट में, तो क्या होता है, उसका हमारा जो कंटेंट है, हमारा फोटोज़ है या वीडियोस हैं, उनके माध्यम से हमारे कुछ क्या चीज़ें हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो छूट सकता है वहाँ पे, दूसरों के लिए वो काम की चीज़ें हो सकते हैं। पोस्ट एंड कमेंट्स करते समय हमको ध्यान देना चाहिए, लाइक्स एंड फोटोज़ डालते समय ध्यान देना चाहिए। सर्च हिस्ट्री भी चीज़ें क्या है, हमारे फुटप्रिंट के एग्जाम्पल है। पब्लिक प्रोफाइल्स ये भी क्या है, हमारे फुटप्रिंट के तरीके हो सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ भी कहीं भी पोस्ट करने से पहले, कहीं भी कुछ भी पोस्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, एक बार अच्छे से सोचना चाहिए कि हमारी जो है कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक ना हो जाए। आगे देखते हैं क्रैप स्टाइल कंटेंट इवोल्यूशन फ्रेमवर्क। कंटेंट का इवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेडागोजिकल व्यू से, कि कंटेंट कैसे हम लोग कहीं से ले सकते हैं, बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि सही कंटेंट, सटीकता के साथ जो भी कंटेंट है उसको चुनने का एक मॉडल होता है, फ्रेमवर्क होता है, जिसको हम लोग क्रैप बोलते हैं। क्रैप का मतलब होता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। क्रैप टेस्ट इज मेथड यूज टू इवोल्यूएट द ऑब्जेक्टिव रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है उसका क्या है, उसके बारे में मूल्यांकन करना कि वो सही है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, यूज़फुल है कि नहीं है, कि ऐसे ही फालतू का कंटेंट थोड़ी ना। इसके बारे में जांच करने के लिए हमारा क्या है, क्रैप एक स्टाइल होता है। इसके बारे में देखते हैं। डू नॉट रिप्लेस पर्पस विथ पॉपुलैरिटी। कभी भी पर्पस को हम किसी रिप्लेस नहीं करना चाहिए पॉपुलैरिटी से। पी का मतलब होता है पर्पस। तो चलिए देखते हैं क्रैप का फुल फॉर्म क्या है। क्रैप में पहला सी का मतलब होता है करेंसी। करेंसी कहने का मतलब है टाइम लाइन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है उसका टाइम लाइन क्या है, समयबद्धता कितनी, मतलब कितना ये नवीन जानकारी है, उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड, अपडेटेड, कब पब्लिश हुआ था और कब अपडेट हुआ, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो भी जानकारी ले रहे हैं वो ज़्यादा पुराना तो नहीं है, जैसे 2011 के डेटा हम लोग कुछ ले रहे हैं, पॉपुलेशन वाला जो भी डेटा लें तो 2011 की जनगणना से ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो जानकारी जो है 2003 के भी हो सकते हैं, तो वो अपडेटेड नहीं कहलाएगा। तो ये जो तरीके हैं इसको ध्यान में रख करके हमको चलना चाहिए कि करेंसी क्या है। दूसरा है आर का मतलब होता है रेलिवेंस। रेलिवेंस कहने का मतलब प्रासंगिक कितना है। तो डज दिस रिलेट टू माई स्पेसिफिक टॉपिक। जो भी आप टॉपिक तैयार करें उसके लिए स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जरूरी है कि नहीं है, या उसका प्रासंगिकता बनता है कि नहीं बनता है, रेलेवेंट है कि नहीं, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो सी आर हो गया। ए का मतलब होता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके ऑथर कौन है, क्या वो क्वालिफाइड है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सोर्स का इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके ऑथर कौन है, क्या वो चीज़ें लिख रहा है तो वो सही क्वालिफाइड है कि नहीं है, उसके लिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सी आर ए का मतलब हो गया ऑथोरिटी। और दूसरा आर का ए का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब है सटीकता। वो सटीक है कि नहीं है, जो भी एविडेंस दिया जा रहा है वो सटीक है कि नहीं, इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अब पी का मतलब होता है पर्पस। यहाँ पे पर्पस लिखा है, रीज़न द इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, किस उद्देश्य से वो जो चीज़ें हैं वो हमको मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंटेंट आपको मिल रहे हैं, जैसे यूट्यूब में आजकल बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, वो केवल बेचने के पर्पज़ से होता है। ऐसा तो नहीं है कि केवल बेचने के पर्पज़ से होता है, कि पढ़ाने के पर्पज़ से है। अगर इन्फॉर्मेशन जो है बेचने के पर्पज़ से केवल बनाया जा रहा है, दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो केवल बेचने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर्पस क्या है, तो पी का मतलब पर्पस होता है, पॉपुलैरिटी नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तो क्रैप का फुल फॉर्म आप सभी को पता चलेगा, करेंसी होना चाहिए, नवीनता। दूसरा आर का मतलब है रेलिवेंस है, रेलिवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। और ए का मतलब होता है ऑथोरिटी, कि कितना वो ऑथेंटिक है, उसके ऑथर क्या करते हैं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। और ए का मतलब होता है एक्यूरेसी, उसकी सटीकता क्या है। पी का मतलब होता है पर्पस, किस पर्पस से वो चीज़ें जो है हमको मिल रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स गिवन टू द क्रिएटर। जो भी चीज़ें क्रिएटर बनाता है उसके लिए उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी रूप से उनको सुरक्षा दिया जाता है। उस चीज़ को क्या करना होता है, हमको
फॉलो करना होता है कि किसी का गोपनीयता बनाए रखना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। कॉपीराइट हो गया, अवेलेबल ऑन द इंटरनेट डज नॉट इक्वल टू फ्री टू कॉपी। जैसे बच्चों को हम लोग कोई कंटेंट बनाना सिखा रहे हैं और बच्चे जो हैं कुछ भी इंटरनेट पे कंटेंट मिल रहा है, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपी करने के लिए फ्री है। तो कॉपी करते समय भी हमको ध्यान देना चाहिए, जो भी कंटेंट उठाया जा रहा है उसके समय ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें जो हैं यूज़ करने लायक है कि नहीं है, कि किसी कोई कॉपीराइट लगा दिया तो हमको लीगली हम फंस सकते हैं। तो ये कॉपीराइट हो गया। आगे देखते हैं साहित्यिक चोरी क्या होता है, जिसको प्लेजियरिज्म बोलते हैं। बिना स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति के काम, विचारों या शब्दों का उपयोग करना, उन्हें अपना बताना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। कोई काम किया हुआ है, अब उसके कामों को हम लोग बिना बताए, उनके बिना जानकारी के, हम लोग उनके बिना परमिशन के यूज़ करने लगे तो क्या कहलाएगा? वो साहित्यिक चोरी कहलाएगा। रीड, अंडरस्टैंड, पैराफ्रेज, साइट एक तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको क्रिएटिव कॉमन्स बोला जाता है। क्रिएटिव कॉमन्स कहने का मतलब ये है, ये लाइसेंस है जिसको हम लोग, जो भी क्रिएटर्स है वो परमिशन देते हैं दूसरों को कि उनके कामों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे ये कॉपीराइट का मतलब ये थोड़ा सा क्या हो गया, क्रिएटिव कॉमन्स हो गया। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ढील दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम लोग कोई चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लाइसेंस जो रचनाकार को कुछ शर्तों के तहत दूसरों को उनके काम का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। जो भी रचनाकार हैं अपने कामों को कुछ अनुमति देते हैं, तो क्या क्या अनुमति देते हैं उसमें कुछ कुछ शॉर्टकट की वर्ड्स हैं, उसको समझना जरूरी है। जैसे BY का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मस्ट गिव क्रेडिट, आप तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम उनको क्रेडिट देना जरूरी है। मान लो मैं किसी का गाना उठाया अपने वीडियोस में, तो उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देता हूँ तो दिक्कत हो सकता है। तो ये बाय लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको क्रेडिट देना जरूरी है बिफोर यूजिंग इट। आप उसके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्या देना जरूरी है? क्रेडिट देना जरूरी है। NC मतलब होता है नॉन कमर्शियल, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रॉफिट। पैसों के पर्पज़ से, कमाने के पर्पज़ से हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। कैसे यूज़ कर सकते हैं? केवल यूज़ कर सकते हैं लेकिन पैसों के मामले से नहीं, पैसा कमाने के पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते। नॉन कमर्शियल, उनके कंटेंट, जैसे मैं उनके गाना को यूज़ कर रहा हूँ तो नॉर्मली मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मान लो उसके पीछे का कारण पता चल रहा है कि इसको मैं पैसा कमाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा? वो उनके कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये NC कहलाता है। इसमें N और C का यूज़ किया जाता है। ND होता है नो डिराइवेटिव्स। ND का मतलब होता है न्यू वर्क कैन नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल वर्क। आप उनके जो भी काम है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, केवल यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ND कहलाता है। यूज़ कर सकते हैं, उनको क्रेडिट भी देना पड़ेगा, बट डू नॉट चेंज इट, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव। सबसे ऊपर लेवल की कोई चीज़ है तो ये है। से न्यू वर्क्स मस्ट यूज़ द सेम लाइसेंस। ऐसे का मतलब होता है कि हम नए काम कर सकते हैं सेम लाइसेंस के अंडर में। तो CC का मतलब होता है नो कॉपीराइट। CC मीन्स डज नॉट इक्वल टू नो कॉपीराइट होता है। और CC मीन्स क्या होता है? सम राइट्स रिजर्व। कुछ CC दोनों देखो, यहाँ पे CC का मतलब नो कॉपीराइट नहीं होता, यहाँ पे CC का मतलब है सम राइट्स रिजर्व, जिसको हम लोग क्रिएटिव कॉमन्स से बोला जाता है CC। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। सबसे हाई लेवल का कोई चीज़ है तो ND है, और उससे थोड़ा सा क्या है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा। इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते? प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्रिएटिव कॉमन्स हैं। एज अप्रोप्रिएट डिजिटल कंटेंट। एज अप्रोप्रिएट कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आयु के अनुसार है कि नहीं कंटेंट। जैसे पहला क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। लैंग्वेज, भाषा की प्रवृत्ता है कि नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो ये चीज़ें क्या हो गए, हमको ये चीज़ों का ध्यान रख करके डिजिटल को जो भी डिजिटल कंटेंट है उसका क्या करना चाहिए? सिलेक्शन करना चाहिए। आगे देखते हैं हाईलाइट। एक्यूरेट कंटेंट डज नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिकली एज अप्रोप्रिएट कंटेंट। जो भी एक्यूरेट कंटेंट है इसका ये मतलब नहीं होता है कि ऑटोमेटिकली क्या है वो एज अप्रोप्रिएट है। जैसे कि एक PhD लेवल का साइंटिफिक जर्नल को ऑन सेल बायोलॉजी क्या है 100% अपने आप में एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको क्लास 3 के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। एसेसिबिलिटी और इंक्लूजन क्या होता है? डिजिटल कंटेंट शुड बी एसेसिबल टू ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग लर्नर्स विथ डिसएबिलिटीज, CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। हमको ऐसे डिजिटल कंटेंट तैयार करना चाहिए, जैसे हम लोग एज अ टीचर बच्चों के लिए हम लोग
डिजिटल कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो ऐसे डिजिटल कंटेंट तैयार करना चाहिए जो इंक्लूजन को फॉलो करें। इंक्लूजन कहने का मतलब क्या होगा, समावेशी को ध्यान में रखें। समावेशी कहने का मतलब समझ गए होंगे कि सभी प्रकार के बच्चे उसको एसेस कर सके। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो, कोई बच्चा मान लो कान से बहरा है या कोई बच्चे जो है विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी क्या होना चाहिए, वो यूज़ कर सके, ऐसे कंटेंट बनाना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। कैप्शन होना चाहिए। कैप्शन मतलब जैसे कोई चीज़ें बोला जा रहा है तो उसके नीचे उसका ऐसे वर्ड्स में लिखाते भी जाना चाहिए, ताकि जो डीफ हार्ड हेयरिंग लोग हैं, मान लो कोई बच्चा जो है कान से बहरा है या फिर बहुत तेज कोई सुन पाता है, तो भी उस चीज़ को पढ़ पढ़ करके उसको देख सके, एक्सेस कर सके। ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, टेक्स्ट वर्जन ऑफ ऑडियो का टेक्स्ट वर्जन भी होना चाहिए। ऑल्ट टेक्स्ट वैकल्पिक पार्ट, डिस्क्रिप्शन फॉर इमेजेस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। जैसे हम लोग किसी पार्ट को बता रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, इमेज के लिए डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। इमेज के लिए डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में लिखा होना चाहिए, क्या इमेज के बारे में क्या बताया जा रहा है, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो सकता है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझ सके। ऑडियो अल्टरनेटिव होना चाहिए फॉर विजुअल कंटेंट। जैसे ऑडियो का अल्टरनेटिव होना चाहिए, मान लो किसी विजुअल कंटेंट को देख रहे हैं तो अगर बच्चे जो हैं ना देख पाने वाले बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ऑडियो बुक भी होना चाहिए कि बच्चे जो है उसको सुन करके समझ सकें। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इंक्लूजन, समावेशी को ध्यान भी देना चाहिए डिजिटल कंटेंट बनाते समय। डिजिटल वेलबींग कैसे सेट किया जा सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए, बैलेंस बना कर रखना किसके बीच में, डिजिटल लर्निंग और ऑफलाइन लाइफ के बीच में। ऑफलाइन जो लाइफ है और डिजिटल लर्निंग है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं डिजिटल चीज़ों का यूज़ करें और साथ ही साथ वो अच्छे से अपना हेल्थी लाइफ भी बैलेंस करें। स्टडी के लिए टाइम होना चाहिए, खेल कूद के लिए टाइम होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट के लिए टाइम होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी करें बच्चे, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक डिजिटल वेलबींग के लिए। आगे देखते हैं सेफ डिजिटल प्रैक्टिस क्या क्या। ये रिवीजन सीक्वेंस हो गए, स्टॉप करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, थिंक करना है और यूज़ रिस्पॉन्सिबली, और उसको रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूज़ करना है। रोल ऑफ टीचर इन सेफ एंड अप्रोप्रिएट डिजिटल यूज़। रोल ऑफ टीचर कैसे सेफ और अप्रोप्रिएट डिजिटल यूज़ को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर का रोल क्या हो सकता है, तो फैसिलिटेटर की तरह काम कर सकता है, एक सुविधादाता की तौर पर काम कर सकता है। उसको गाइड करते हैं बच्चों को, गाइड स्टूडेंट ऑन हाउ टू यूज़ टूल्स इफेक्टिवली, कैसे टूल्स को इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए गाइड देना चाहिए टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में। डिजिटल लिटरेसी एजुकेटर, टीचर को होना चाहिए कि बच्चों को क्या बनाए, डिजिटल लिटरेसी सिखाएं, एजुकेटर हो। टीचर्स स्टूडेंट हाउ टू एवोल्युएट क्रैप, कैसे इवोल्युएट करें क्रैप के माध्यम से। कंटेंट इवोल्यूएटर, सेलेक्ट एज अप्रोप्रिएट इंक्लूसिव कंटेंट, कंटेंट को इवोल्युएट करना आना चाहिए टीचर्स को कि किस एज के लिए कैसा कंटेंट ले करके जाएं, और साथ ही साथ इंक्लूसिव कंटेंट भी बनाना चाहिए, समावेशी जो विषय वस्तु है उसको बनाना चाहिए। साइबर बुलिंग गाइड, प्रोवाइड अ सेफ स्पेस टू रिपोर्ट हरासमेंट विदाउट विक्टिम ब्लेमिंग। हम लोग को साइबर बुलिंग से बचा के रखना है बच्चों को, उनको एक सेफ स्पेस बताना आना चाहिए। टीचर शुड गाइड एंड एजुकेट रेदर देन सिंपली फ्राइटन, सेम और पनिश द लर्नर। टीचर को क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उनको सीधा डराना या फिर उनको पनिश करना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं डिजिटल कंटेंट इन इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी में क्या क्या कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है। स्किल के अकॉर्डिंग देखेंगे, लिसनिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें हैं, पॉडकास्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है। पेडागोजिकल पर्पस में क्या क्या चीज़ें होते हैं, ये जो लिसनिंग है ये हमारे फोनेटिक अवेयरनेस को बढ़ाता है, प्रोनाउंसिएशन मॉडलिंग के तौर पे काम करता है कि किस चीज़ को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, हम लोग किसके माध्यम से सीख सकते हैं, पॉडकास्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। स्पीकिंग स्किल बढ़ाने के लिए क्या क्या डिजिटल कंटेंट हमारे बीच में मिल सकता है, वॉइस रिकॉर्डिंग मिल सकता है, कन्वर्सेशनल ऐप मिल सकता है जिसमें हम लोग को फ्लुएंसी बढ़ेगा और हम लोग को सही तरीके से बोलना सीखेंगे। रीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ई बुक्स है, डिजिटल स्टोरीज हैं, इसके माध्यम से बच्चों का वोकैब बढ़ेगा और डिक्शनरी का टूल्स भी बढ़ेगा, उनके दिमाग में डिक्शनरी का जो वर्ड्स होते हैं वो याद होंगे। राइटिंग के लिए क्या क्या डिजिटल टूल है हमारे बीच राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, तो डिजिटल राइटिंग होता है, कोलैबोरेटिव डॉक्स होते हैं, पीयर एडिटिंग एंड स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन, इसे मतलब एक दूसरे का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन बना सकते हैं। तो ये क्या है, राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए हमारे आसपास डिजिटल टूल हैं। क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, चीज़ें जो है वेरीफाई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए, प्रोटेक्ट प्राइवेसी, गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए, चेक
कॉपीराइट को भी चेक करना चाहिए यूज़ करते समय। यूज़ एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, जो भी हम लोग कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के आयु के अकॉर्डिंग हो, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। गिव एट्रीब्यूशन से देना आना चाहिए। अगर हम लोग जैसे अभी क्रिएटिव कॉमन्स देखें, उसमें से कोई चीज़ फॉलो करने लायक है तो फॉलो करना आना चाहिए। रिपोर्ट हार्म, नुकसान की रिपोर्ट करना आना चाहिए। क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए टीचर को, पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, कोई भी असत्यापित जानकारी इसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कॉपी विदाउट एट्रीब्यूशन, बिना श्रेय के कॉपी नहीं करना चाहिए। इग्नोर साइबर बुलिंग, कभी साइबर बुलिंग इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओवर यूज़ स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम का ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखना चाहिए बच्चों को, ऐसा सिखाना है हम लोग को। क्लिक सस्पिशियस लिंक, बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि जो भी लिंक है सस्पिशियस लिंक है उसको टच ना करें, ये ना करें। तो ये चीज़ें क्विक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे डिजिटली क्या है साक्षर हो सकते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है, यूजिंग टेक क्रिटिकली एंड सेफली, कैसे क्रिटिकली और सेफ आलोचनात्मक रूप से और सुरक्षित रूप से हम लोग सीख सके, यूज़ कर सके किसका, डिजिटल टूल्स का। उसके बारे में पढ़ाना क्या कहलाता है, डिजिटल लिटरेसी कहलाता है। डिजिटल सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग एक डिजिटल टूल्स का यूज़ करने वाले लोग कैसे हम लोग एक दूसरे को इंटरनेट में या फिर सोशल मीडिया में एक दूसरे कैसे हम लोग सम्मान कर सकते हैं और कैसे हम लोग को वहाँ पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है। डिजिटल फुटप्रिंट सभी जानते हैं, डेटा लेफ्ट ऑनलाइन, जो भी हम लोग फोटोज़ वगैरह अपलोड किए उसके माध्यम से हमारा कुछ चीज़ें वहाँ पे छूट जाना, वो क्या कहलाता है, डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। फिशिंग क्या होता है, फेक ईमेल्स टू स्टील डाटा, आपके डेटा को चुराने के लिए जो दिया गया जाल है या क्या बोल सकते हैं चारा है, वो क्या कहलाता है हम लोग का, फिशिंग कहलाता है। प्लेजरिज्म क्या कहलाता है, दूसरे के वर्क को चोरी करना। क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में देखिए, लाइसेंसेस टू शेयर वर्क, किसी के भी वर्क को यूज़ करने के लिए, लाइसेंस का यूज़ करने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स कहलाता है। एसेसिबिलिटी क्या कहलाता है, मेकिंग कंटेंट यूजेबल फॉर ऑल। एसेसिबिलिटी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट बना रहे सभी के लिए यूजेबल हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो लिसनिंग समस्या वाले बच्चे हों, सभी के लिए क्या होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए। क्रैप क्या होता है, क्रैप के बारे में देखें हम लोग, क्रैप का फुल फॉर्म देखे हैं, कैसे इवोल्यूएट कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है उसको। यहाँ पे एक फाइनल मास्टर कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप सभी। सेफर रिवीजन फॉर्मूला है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, मेमोरी इन्फोग्राफी का प्रोटेक्ट, पासवर्ड एंड सटीकता को ध्यान में रखना है, उचित उपयोग करना आना चाहिए, नैतिक व्यवहार बनाए रखना है और प्रासंगिकता को ध्यान देना है। तो ये सेफर का फुल फॉर्म हो गया, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, फेयर यूज़, इथिकल बिहेवियर, रिलेवेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं साथियों, कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं जिसको प्रैक्टिस करने से हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए MCQ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन मॉडर्न क्लासरूम। मॉडर्न क्लासरूम में सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न से कौन सा है बोला गया है। तो क्या दिया है, टाइपिंग स्पीड नहीं होना चाहिए, नोइंग हाउ टू टर्न ऑन प्रोजेक्टर, कैसे प्रोजेक्टर को यूज़ करना, द एबिलिटी टू इवोल्यूएट एंड एक्यूरेसी एंड पर्पस ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। तो ये कैसे इवोल्यूएट करें और कैसे एक्यूरेसी जाँचें, ये क्या होता है हमारे मॉडर्न क्लासरूम में फॉलो करने का तरीका होता है। इन द क्रैप इवोल्यूशन फ्रेमवर्क व्हाट डज पी स्टैंड फॉर। पी का मतलब क्या होता है क्रैप में, तो हम सभी जानते हैं पर्पस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। टू मेक डिजिटल वीडियो एसेसेबल फॉर स्टूडेंट विथ लर्निंग इम्पेयरमेंट अ टीचर मस्ट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए कोई बच्चे अपने क्लासरूम में हैं तो उसके लिए डिजिटल जो वीडियो है वो बच्चे जो है एसेस कर सके, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए, क्लोज्ड कैप्शंस और ट्रांसक्रिप्ट। क्लोज्ड कैप्शन जो मतलब जो नीचे शब्द लिखाते जाता है, ऐसे चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ करना चाहिए। अ टीचर फाइंड्स अ हाईली एक्यूरेट पीयर रिव्यूड मेडिकल आर्टिकल ऑन ह्यूमन एनाटॉमी, शी डिसाइड टू यूज़ इट फॉर क्लास 2 स्टूडेंट, इज दिस अप्रोप्रिएट। एक टीचर को अच्छा क्या मिला, कंटेंट मिला, किसका, ह्यूमन एनाटॉमी का आर्टिकल मिला है, क्या उसे क्लास 2 के बच्चे के लिए यूज़ करना अप्रोप्रिएट होगा, तो यस तो नहीं होगा, नो तो बिल्कुल नो होगा, बिकॉज इट लैक्स एज अप्रोप्रिएटनेस इन कॉग्निटिव मैचिंग, क्योंकि ये क्या कहता है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है और कॉग्निटिव का मैच नहीं करता, संज्ञानात्मक जो लेवल है बच्चों का, संज्ञानात्मक स्तर है उसको मैच नहीं करता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स
का मतलब कौन सा, इसमें से कौन सी चीज़ है जो क्रिएटिव कॉमन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल कंटेंट हैज़ नो कॉपीराइट, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सभी कंटेंट में नो कॉपीराइट हो। अ लाइसेंस दैट अलाउज क्रिएटर्स टू परमिट अदर्स टू यूज देयर वर्क अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो क्रिएटर्स जो हैं उनको परमिशन देना कि दूसरों का जो काम है उसमें से क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, परमिशन देना। तो दूसरे क्रिएटर्स को जो जो ओरिजिनली जो बनाए हुए हैं उनके काम को जो नए क्रिएटर हैं उनको परमिशन देना कुछ कंडीशन के अंदर में। तो क्या क्या कंडीशन थे ऊपर पढ़े हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नोलॉजी शुड, अब यहाँ से एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन एसेशन रीजन का करेंगे। टेक्नोलॉजी शुड कम्प्लीटली रिप्लेस टीचर्स, रिप्लेस टीचर, टेक्नोलॉजी क्या करना चाहिए, टीचर को रिप्लेस कर देना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स है अपने आप में। डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया लर्निंग विच इज़ सुपेरियर टू ट्रेडिशनल मेथड, जो भी डिजिटल कंटेंट मिलता है वो क्या कहता है, हमारे लर्निंग को बढ़ाता है, जो कि बहुत सुपीरियर है, हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुराने मेथड है उसको उससे सुपीरियर है, ऐसा बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, ये सही है। हमारे जो पुराने तरीका है उनमें थोड़ा सा क्या देता है, बूस्ट देता है, जो अभी के डिजिटल कंटेंट है, मल्टीमीडिया लर्निंग है। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अ स्टूडेंट डिजिटल फुटप्रिंट कैन इम्पैक्ट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, जो भी डिजिटल फुटप्रिंट छूटता है वो उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनमें प्रभाव डाल सकता है। तो सही है अपने आप में। इन्फॉर्मेशन पोस्टेड ऑनलाइन इज़ परमानेंट एंड कैन बी सर्च्ड बाय अदर्स इंक्लूडिंग फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, जो भी बच्चों के बारे में जो भी चीज़ डाला गया है वो कभी भी सर्च किया जा सकता है। और इन्फॉर्मेशन पोस्टेड ऑनलाइन इज़ परमानेंट एंड कैन बी सर्च्ड बाय अदर्स इंक्लूडिंग फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, जो भी फ्यूचर में जो हमको वो देने वाले हैं, जॉब देने वाले हैं, वो हमारे जो ऑनलाइन पोस्ट था उसको सर्च कर सकते हैं। तो सही चीज़ें हैं, तो क्या आ जाएगा, ए सही है। और इसका आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 का ए। 8th का आंसर देखिए, टीचर शुड स्ट्रिक्टली बैन इंटरनेट यूसेज फॉर स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग से बचाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, इंटरनेट के यूज़ से बच्चों को एकदम प्रोहिबिटेड रोक के रखना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, तो ये अपने आप में गलत हो गया। बैनिंग टेक्नोलॉजी इंश्योर्स 100% डिजिटल सेफ्टी, बैन करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को 100% डिजिटल सेफ्टी दिला सकते, तो ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए सजेशन रीजन दिया हुआ है, यूजिंग एन इमेज फाउंड ऑन गूगल सर्च इन अ कमर्शियल प्रोजेक्ट विदाउट परमिशन इज सेफ इफ़ यू एड अ फिल्टर टू इट। अगर जो भी हमको गूगल सर्च में जो फोटो मिला, अगर उसमें हम लोग फिल्टर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसमें परमिशन मिल जाता है बिना परमिशन के, तो नहीं है ऐसा। एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ इन द पब्लिक डोमेन, क्योंकि जो भी चीज़ मिला जाता है इंटरनेट में वो पब्लिक डोमेन में होता है। ये गलत बात है, पब्लिक डोमेन नहीं होता, बहुत कुछ क्या होता है प्राइवेसी वाला होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसा रीजन का एक और क्वेश्चन यहाँ पे, स्टूडेंट्स शुड बी टॉट टू चेक द डेट ऑफ पब्लिकेशन बिफोर यूजिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे कब पब्लिकेशन हुआ है, कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेते समय बिल्कुल ऐसा कराना चाहिए बच्चों को। द करेंसी एस्पेक्ट ऑफ द क्रैप टेस्ट इम्फसाइजेस द टाइमलाइननेस ऑफ इंफॉर्मेशन, करेंसी का मतलब क्या होता है, टाइमलाइन पे फोकस करना, तो सही है, तो दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ से कोड वाले प्रश्न आ जाएंगे। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव डेटा बाय, इसमें हमको क्या बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिशिंग, फिशिंग के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव डेटा बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। तो हमको क्या बोला गया है, क्या होता है, हमको कुछ सेंसिटिव डेटा को लेने के लिए कुछ ऐसा हमको भरोसा दिलाया जाता है कि डेटा सही है करके, और हमको चारा के तौर पर फंसाया जाता है, तो ये सही है अपने आप में। फिशिंग ईमेल्स ऑफन क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी, फिशिंग जो होते हैं वो हमको एक अर्जेंसी के बारे में फंसा भी सकता है, एक क्या बोलते हैं फॉल्स अर्जेंसी, मतलब कुछ चीज़ें भेज दिया गया है, अब उसको हमको क्या किया जा रहा है, फॉल्स चीज़ें भेज दिया गया है, हमको उसको टच करेंगे तो हमको ऐसा मिल सकता है, मतलब कुछ एजेंसी के बारे में भी बता सकता है, तो ये भी सही है। टीचर शुड एडवाइस स्टूडेंट टू शेयर OTPs ओनली इफ द ईमेल्स
लुक्स ऑफिशियल, ईमेल ऑफिशियल लगे तभी OTP बताए, तो ये भी ऐसा नहीं सिखाना चाहिए टीचर्स को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजिटल कंटेंट इन पेडागोजी। डिजिटल कंटेंट के लिए सही स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, तो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मस्ट ऑलवेज प्रिसीड द सिलेक्शन ऑफ द डिजिटल टूल। तो ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले जो भी डिजिटल कंटेंट सेलेक्ट करना है उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हमको डिसाइड करना चाहिए। सही है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव पता है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल टूल को सेलेक्ट करेंगे। एडवांस टूल्स ऑटोमेटिकली गारंटी बेटर लर्निंग आउटकम्स। जितने भी एडवांस तरीके के टूल्स हैं हमको गारंटी कर देते हैं कि ये जो आउटकम मिलेगा, जो भी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं वो सही होना था। ऐसा नहीं है कोई भी एडवांस टूल है इसका मतलब ये नहीं कि हमको हमेशा उससे सही जानकारी मिलेगा, उसका जो सही जानकारी है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यूज़ करने वाले के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस, विच ऑफ द एबो कंस्टिट्यूट प्लेजरिज्म के बारे में कौन बताता है, तो पैराफ्रेजिंग अ पैराग्राफ एंड साइटिंग द ओरिजिनल ऑथर। पैराफ्रेज कर रहे हैं एक पैराग्राफ का एंड साइटिंग द ओरिजिनल ऑथर के बारे में बता रहे हैं। कॉपिंग अ पैराग्राफ एग्जैक्टली एंड नॉट साइटिंग द ऑथर। कॉपी करें पैराग्राफ का और उसमें जो है एंड नॉट साइटिंग द ऑथर, तो इसमें लोग ऑथर को वहाँ पे ऑथर को क्रेडिट नहीं दे रहे, तो ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो ये चोरी हो जा रहा है, मतलब ये प्लेजरिज्म के बारे में बता रहा है, तो सही है। और ये किसके बारे में बता रहा है, ओरिजिनल ऑथर को हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, तो ये प्लेजरिज्म नहीं, चोरी नहीं कहलाएगा, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं ऑथर को। बाइंग एन एसे ऑनलाइन एंड सबमिटिंग इट एज ओन, हम कहीं से ऐसे को खरीद रहे हैं और अब हम लोग अपना बता के इसको बेच रहे हैं, तो ये भी चोरी कहलाएगा, तो बिल्कुल कहलाएगा। तो ये दोनों चोरी कहलाएंगे और ये नहीं कहलाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड क्या है, चोरी कहलाएगा। यहाँ पे पूछा है प्लेजरिज्म क्या कौन कौन सा, मतलब चोरी कौन है, तो चोरी क्या क्या है, सेकंड और थर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, सी हम लोग का आंसर जाएगा। ये चोरी नहीं कहलाएगा, हम लोग ओरिजिनल जो ऑथर है उसको क्रेडिट दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये फलाना द्वारा कहा गया है, तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। इसमें चोरी पूछा गया, तो चोरी कौन कौन से हैं, सेकंड और 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग के बारे में कौन कौन सा सही है बताया गया है, विच इज़ करेक्ट पूछा गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो डिजिटल वेलबींग के बारे में बताते हैं। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग स्क्रीन टाइम विथ फिजिकल एक्टिविटी। बैलेंसिंग टाइम और फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम और फिजिकल एक्टिविटीज़ को, तो उसके बारे में बताता सही है। इट रिक्वायर्स यूजिंग ब्लू लाइट फिल्टर्स टू प्रिवेंट आई स्ट्रेन। आँखों में जो दबाव आ रहा है उसको हम लोग को बचाने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर्स को लगाना चाहिए, इसके बारे में बताया है, तो ये भी सही है। इट इनकरेजेस अनइंटरप्टेड इंटरनेट यूसेज फॉर फास्टर लर्निंग। तो फास्ट मतलब हम लोग को अनइंटरप्टेड मतलब हाई स्पीड नेटवर्क के बारे में बात ऐसा नहीं है, तो हम लोग का क्या क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड सही किस में दिया है, ए में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑल्ट टेक्स्ट। इट प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेज। तो किसके बारे में बताते हैं, हम लोग देखे थे ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जो किन लोग के लिए होता है, जिन लोग सुन नहीं पाते उनके लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। इट प्रोवाइड्स टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज के बारे में टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बताता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लोग के लिए एसेंशियल होता है। इट मेक्स डिजिटल कंटेंट मोर इंक्लूसिव। जो भी डिजिटल कंटेंट इसको मोर इंक्लूसिव समावेशी बनाते हैं भी सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखते हैं, ये थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग टिप के क्वेश्चन है। अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर यूजिंग एन AI टूल टू जनरेट इंटायर एसे इंस्टेड ऑफ बैनिंग द टूल, व्हाट इज द मोस्ट पेडागोजिकल साउंड रेस्पॉन्स। इस टिप के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछ सकते हैं क्योंकि ये हम लोग के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को दिखाता है। एक टीचर क्या कहता है, नोटिस करता है कि बच्चा जो है अपना खुद के शब्दों में ना लिखने के बजाय AI टूल्स के माध्यम से पूरे चीज़ों को निकाल करके, ऐसे को निकाल करके लिख देते हैं। तो बैनिंग करने के बजाय उसको AI के टूल का यूज़ को बैन करने के बजाय क्या चीज़ है जिसको हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। पनिश ऑल स्टूडेंट हु यूज्ड इट, जो भी यूज़ किया उसको पनिश करना। शिफ्ट टू हैंड रिटन एग्जाम्स ओनली, हैंड रिटन एग्जाम को शिफ्ट करना। टीच स्टूडेंट हाउ टू यूज़ AI एज ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल एंड रिक्वायर देम टू क्रिटिकली एनालाइज द AI आउटपुट इन देयर ओन वर्ड्स। हम लोग को बच्चों को ये सिखाएंगे कि AI को हम लोग कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग
तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम लोग को जो बुद्धि है उसके एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी इनपुट आउटपुट मिला है वो सही है कि नहीं है, उसको हम लोग अपने वर्ड्स में कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में सिखाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। व्हेन असेसिंग अ वेबसाइट्स ऑथोरिटी क्रैप विच डोमेन एक्सटेंशन जनरली इंडिकेट्स अ मोर रिलायबल एजुकेशनल सोर्स। अगर हम लोग क्रैप का यूज़ करके बच्चों को ऑथोरिटी के बारे में बता रहे हैं तो कौन सा स्टेप, कौन सा डोमेन वाला चीज़ है जो हमको ऑथेंटिक क्या दे सकता है, कंटेंट दे सकता है, सोर्स बन सकता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ जो ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करें, अगर वहाँ पे .edu लिखा आया हो या .gov लिखा हो तो ऐसे चीज़ क्या होंगे, क्योंकि एजुकेशनल होते हैं, edu का मतलब और gov का मतलब होता है गवर्नमेंट वाला। तो यही चीज़ें हैं जिसमें हमको क्या मिल सकता है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सकता है, ये सबसे बेस्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट शेयर्स अ वायरल न्यूज़ आर्टिकल विदाउट रीडिंग बियॉन्ड द हेडलाइन। बिना हेडलाइन को पढ़े एक न्यूज़ आर्टिकल, एक वायरल न्यूज़ आर्टिकल को क्या कहते हैं, बच्चा शेयर कहता है। इट रन्स आउट टू बी फेक न्यूज़, और पता चलता है कि वो कैसा नहीं कर रहे हैं, फेक न्यूज़ है। व्हाट स्पेसिफिक डिजिटल सिटीजनशिप स्किल इज लैकिंग। कौन सा डिजिटल सिटीजनशिप यहाँ पे स्किल जो है वो लैक कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, बच्चों में कमी दिखा रहे हैं। तो क्या कहलाता है? कंटेंट क्रिएशन क्रिटिकल इवोल्यूशन। मतलब बिफोर शेयरिंग करने से पहले वो बच्चे जो है एनालाइज नहीं करें, इवोल्यूएट नहीं करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।